हेलो बच्चों, आप सभी ने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे पद परिचय टॉपिक पर एक वीडियो बनानी चाहिए। ठीक है, तो मैं आप लोगों की हेल्प के लिए आ चुका हूं और आज हम लोग पढ़ेंगे पद परिचय। पद परिचय इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले जानना आवश्यक है कि पद किसे कहते हैं। तो बेटा, हम सभी ने लास्ट क्लासेस में शब्द के बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, पद शब्द का ही एक परिवर्तित रूप होता है। जब हम शब्द के बारे में पढ़ते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि शब्द क्या है। शब्द वर्णों के मेल से बनने वाली भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है। ठीक, लेकिन जब हम शब्द और पद इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे तो हमें याद रखना है कि जो शब्द है यह वर्णों के मेल से बनेगी, सबसे सार्थक छोटी इकाई होगी। पद भी वर्णों के मेल से ही बनेगी, लेकिन जो शब्द होगा वह स्वतंत्र अवस्था में होगा। जैसे मैंने लिखा राम, तो जब मैंने केवल राम लिखा हुआ है तो राम एक शब्द है, लेकिन जैसे ही मैंने इस शब्द को वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त किया, जब मैंने लिखा कि राम घर जाता है, जैसे ही मैंने लिखा वैसे ही अब ये जो राम है, अब यह शब्द एक पद की भांति व्यवहार करेगा। मतलब अब यहाँ पर राम भी एक पद है, घर भी एक पद है, जाता भी एक पद है और है भी एक पद है। तो इस तरीके से हम जब किसी वाक्य के अंतर्गत शब्दों का प्रयोग कर देते हैं तो वही शब्द पद में परिवर्तित हो जाता है। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है पद परिचय, क्योंकि यहाँ से कुल 4 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। हमें पद परिचय लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। वास्तव में जब हम पद परिचय के बारे में पढ़ते हैं तो पद परिचय पाठ में कई सारे पाठ इंक्लूड होते हैं। जैसे हम शब्द की बात करें तो जब हम व्याकरणिक प्रकार के बाद आधार पर व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्दों के भेद पढ़ते हैं तो हमको शब्दों के कुल 8 भेद पढ़ाए जाते हैं। पहला होता है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण और चौथा है क्रिया। पांचवा क्रिया विशेषण, छठा समुच्चय बोधक, सातवां संबंध बोधक और आठवां विस्मयादि बोधक। तो इस तरीके से इन 8 छोटे छोटे टॉपिक्स को मिला करके एक टॉपिक बनता है जिसे पद परिचय कहते हैं। अब जब हम चर्चा करते हैं विशद रूप से, तो ये जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया है, इन चारों को अगर मैं बताऊं तो ये विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। विकारी शब्द अर्थात जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक और काल के परिवर्तित होने पर परिवर्तन होता है। अगर मैं लिखूं कि काला कुत्ता दौड़ता है, ये एक वचन में लिखा हुआ है। अगर मैं इसे बहुवचन में परिवर्तित करना चाहूं तो इसके रूप में परिवर्तन हो जाएगा, काला के स्थान पर हो जाएगा काले, कुत्ता के स्थान पर हो जाएगा कुत्ते। मतलब इस पूरे सेंटेंस में मैं क्या कन्वर्ट कर सकता हूं, काला कुत्ता दौड़ता है। जब मैं इसके वचन को परिवर्तित करूंगा तो हो जाएगा काले कुत्ते दौड़ते हैं। मतलब इस वाक्य में जो प्रयुक्त हुए पद हैं ये सभी क्या हैं,
ये सभी विकारी है, मतलब इनके रूप में लिंग वचन कारक और काल के बदलने पर परिवर्तन हो रहा है। ये चारों उसी के अंतर्गत आते हैं। और ये जो चार भेद है ये अविकारी शब्द या अव्यय के अंतर्गत आते हैं, मतलब लिंग वचन कारक काल के बदलने पर इनके रूप में कोई परिवर्तन संभव नहीं है। ठीक है, अब जब हम किसके आधार पर परिवर्तन करेंगे तो परिवर्तन का आधार होगा लिंग वचन कारक और काल। मतलब यदि हम संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया पढ़ रहे हैं तो हमें लिंग वचन कारक और काल भी पढ़ना होगा। तो मतलब कि ये टॉपिक्स भी हमारे इस टॉपिक में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं कि केवल इतना ही नहीं, हमें यह भी जानना आवश्यक है कि जब हम किसी पद का पद परिचय लिखते हैं तो पद परिचय लिखते समय हमें किस के बारे में क्या लिखना है। यदि हम संज्ञा का पद परिचय लिख रहे हैं तो संज्ञा के पद परिचय में हमें क्या क्या लिखना होगा, मतलब भेद लिखना है, लिंग लिखना है, वचन लिखना है, कारक लिखना है। ठीक है, काल लिखना है, वाच्य लिखना है या नहीं लिखना है, ये सब टॉपिक्स भी हमें एक साथ उसी में पढ़ने होंगे। ठीक है, तो पद परिचय पढ़ने के लिए हम सबसे प्रारंभ से शुरुआत करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक था, हमारा पहला टॉपिक था संज्ञा, जो हमने विकारी शब्द के अंतर्गत पढ़ा है। संज्ञा शब्द को पद परिचय पढ़ने के लिए संज्ञा पढ़ना आवश्यक है। संज्ञा क्या होते हैं हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है, इंग्लिश में भी पढ़ा है, नेमिंग वर्ड्स, नाउन। अब हम जब हिंदी में संज्ञा शब्द को पढ़ते हैं या संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, कोई प्राणी हो या भाव हो या स्थान हो। मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के कुल 3 भेद होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जहां पर किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की चर्चा हो रही होगी, जहां पर किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की चर्चा हो रही होगी वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अगर मैं कहूं कि रमेश क्या है तो रमेश व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर मैं लिखूं कि कानपुर क्या है तो कानपुर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वहीं जातिवाचक संज्ञा क्या करती है, जातिवाचक संज्ञा संज्ञा का वह भेद होता है जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का उल्लेख न करके व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी की पूरी जाति का बोध करवाया जाता है, वहां पर जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे मैं रमेश एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मैं इसका जातिवाचक संज्ञा बताना चाहूं तो क्या हो जाएगा, मैं इसकी स्थान पर लिख सकता हूं लड़का, लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है। मैं लिखूं शहर तो शहर क्या है, शहर एक जातिवाचक संज्ञा है। तो इस तरीके से जो किसी विशेष के बारे में ना बताए बल्कि एक समूह के बारे में बताता हूं उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। और जो तीसरा भेद है उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। भाववाचक संज्ञा वे संज्ञाएं होती हैं जिन्हें देखा नहीं जा सकता है, जिन्हें गिना नहीं जा सकता है। ऐसी संज्ञाएं जिन्हें केवल क्या किया जाए, जिन्हें केवल महसूस किया जाता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे दुख, सुख, घृणा, मातृत्व आदि, ये सभी किस में आ जाती हैं, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। अब जब हम संज्ञाओं के बारे में पढ़ते हैं तो हमें समूहवाचक और पदार्थवाचक दो विशेष प्रकार या विशेष भेद देखने को मिलते हैं, तो उन्हें यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत
पदार्थवाचक संज्ञा भी आ जाती है, मतलब ऐसी संज्ञाएं जो पदार्थ के होने का बोध कराती है। जैसे मैं कहूं सोना, तेल, दूध, पानी, जिन्हें हम क्या करते हैं, जिन्हें हम नापते या तोलते हैं, वे सभी पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। लेकिन यहां पर जब हम केवल 3 भेद पढ़ते हैं तो वो आती है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, और दूसरा इसी के अंतर्गत समूहवाचक संज्ञा को भी रखा जाता है। मतलब समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आने वाले शब्दों को भी हम जातिवाचक के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये कहूं, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, कि संज्ञा का पद परिचय लिखते समय हमें क्या क्या चीजें लिखनी होंगी। सबसे पहले हमें लिखना होगा संज्ञा का भेद, उसके बाद हमें लिखना है लिंग, वचन और कारक। इतनी चीजों का उल्लेख संज्ञा का पद परिचय करते समय हमें करना होता है। अगला टॉपिक है हमारा सर्वनाम। अगला टॉपिक सर्वनाम है। सर्वनाम 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सर्व और नाम। सर्व का शाब्दिक अर्थ होता है सभी, और नाम का अर्थ होता है संज्ञा। इस प्रकार सभी संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को, सभी संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। ठीक, मतलब अगर मैं लिखूं राम घर गया, अगली पंक्ति में मैं लिखूं वह खाना खाकर सो गया, वास्तव में यहां पर मैं सूचना किसके बारे में देना चाह रहा हूं? मैं राम के बारे में सूचना देना चाह रहा हूं। राम एक संज्ञा है, लेकिन यहां पर बार बार उसी शब्द को रिपीट ना किया जाए, उसी शब्द की आवृत्ति बार बार ना हो, इसलिए यहां पर उस शब्द की आवृत्ति को रोकने के लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया। राम के स्थान पर वह शब्द का प्रयोग कर दिया गया। तो ये क्या हो गया? ये हमारा सर्वनाम है। सर्वनाम के भेद पढ़ने के लिए जब हम पढ़ते हैं तो सर्वनाम के कुल 6 भेद हमने पढ़े हैं। पहला है, सर्वनाम का पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठवां तथा अंतिम भेद है निजवाचक सर्वनाम। तो इस तरीके से सर्वनाम के कुल 6 भेद पढ़ते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम पे चर्चा करेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जो सर्वनाम व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसका पहला भेद है उत्तम पुरुष, दूसरा भेद है मध्यम पुरुष, और तीसरा भेद है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष के अंतर्गत बात को बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति आता है। मतलब जो व्यक्ति बोलता है या जो व्यक्ति लिखता है वह उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। इसी को अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन कहा जाता है।
इसके अंतर्गत मैं और हम, ये दोनों शब्द आते हैं। मतलब अगर कहीं पर मैं का पद परिचय पूछा जाता है तो मैं उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएगा और हम भी उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। मध्यम पुरुष में वह व्यक्ति आता है जो सुनता है। मतलब ऐसे समझिए कि संवाद हो रहा है, संवाद में एक व्यक्ति बोल रहा है तो दूसरा व्यक्ति सुन रहा होगा, और तीसरा व्यक्ति वह हो रहा होगा जिसके बारे में चर्चा हो रही होगी। या मैं ऐसा कहूं कि एक व्यक्ति लिख रहा है तो दूसरा व्यक्ति पढ़ रहा होगा, और तीसरा व्यक्ति वह होगा जिसके बारे में लिखा गया होगा। तो यहाँ पर बोलने या लिखने वाला व्यक्ति आ जाता है उत्तम पुरुष के अंतर्गत। सुनने या पढ़ने वाला व्यक्ति, सुनने व पढ़ने वाला व्यक्ति मध्यम पुरुष के अंतर्गत आ जाता है। मतलब यहाँ पर तू या तुम शब्द आते हैं। जो किसी ग्रंथ को पढ़ रहा है या किसी वक्तव्य में सुन रहा है वह व्यक्ति मध्यम पुरुष के अंतर्गत आ जाता है। और जो तीसरा भेद है अन्य पुरुष, यह आता है, इसमें आएगा यह, वह या इन्हीं का बहुवचन रूप ये, वे। अन्य पुरुष क्या होता है? अन्य पुरुष वह होता है जिसके बारे में बोला जा रहा है या जिसके बारे में लिखा जा रहा है। तो इस तरीके से पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। ठीक है, मैं और हमको उत्तम पुरुष के अंतर्गत रखेंगे, तू या तुमको या तू और तुमको मध्यम पुरुष के अंतर्गत रखेंगे, यह वह ये और वे को अन्य पुरुष के अंतर्गत रखा जाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम जो कि दूसरा भेद है, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत भी यह वह और यह वह और ये वे शब्द आते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, इसकी परिभाषा है कि या इसके शब्द से ही स्पष्ट होता है कि जो निश्चित जानकारी प्रदान करे। मतलब यहां से हमें क्या मिलती है? यहां से हमें एक सूचना प्राप्त होती है, और यह सूचना कैसी सूचना होगी? यह एक निश्चित सूचना होती है। वास्तव में यह जो सूचना होगी यह किसी वस्तु के बारे में होगी, किसी वस्तु की निकटता या दूरी के बारे में होगी। यह यहाँ पर जो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा यह व्यक्तियों के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, यह वस्तुओं के लिए या प्राणियों के लिए प्रयोग किया जाता है, और निकटता या दूरी की निश्चित जानकारी प्रदान करने के लिए किया जाता है। अगर मैं कहूं कि यह बिल्ली है, ठीक है, तो यहां पर इस शब्द से क्या पता चल रहा है? इस शब्द से यह पता चल रहा है कि जो बिल्ली है वह मेरे पास है। मतलब बिल्ली के मेरे पास होने या निकट होने की निश्चित जानकारी प्रदान की गई है। अगर मैं लिखूं कि वह पेड़ है, यहां से क्या पता चल रहा है? यहां से ये जो शब्द है, ये जो सर्वनाम है, ये पेड़ के मुझसे दूर होने की निश्चित जानकारी प्रदान करता है। तो जो निश्चयवाचक सर्वनाम है यह निकटता या दूरी की निश्चित जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, अगला जो सर्वनाम का भेद है वह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? ऐसे सर्वनाम शब्द जो हमें निश्चित जानकारी प्रदान नहीं करते। सूचना तो प्रदान करेंगे, लेकिन यह सूचना कैसी होगी? यह सूचना अनिश्चित होती है, इससे हमें कुछ भी ठीक जानकारी प्राप्त नहीं होती है, अनिश्चित सूचना प्राप्त होती है। इसके अंतर्गत आता है कोई और कुछ, कोई और कुछ, कोई और कुछ, ये दोनों आ जाते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। मतलब अगर मैं लिखना चाहूं तो इसके उदाहरण के रूप में मैं लिख सकता हूं कि मेरे बैग में कुछ रखा है। अब बताइए, ये जो कुछ शब्द है, इस कुछ शब्द से मुझे जानकारी तो प्राप्त हो रही है,
सूचना तो मिल रही है कि मेरे बैग में कुछ है, लेकिन यह कुछ क्या है इसकी कोई निश्चित जानकारी मुझे प्राप्त नहीं हो रही है। मतलब मुझे अनिश्चित जानकारी प्राप्त हो रही है, अनिश्चित सूचना प्राप्त हो रही है। तो ये जो कुछ है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगर मैं लिखूं कि आज मेरे घर कोई आया है। अब बताइए, यहां पर मैंने ये जो शब्द लिखा है कोई, तो मैं यहां पर सूचना तो दे रहा हूं, इंफॉर्मेशन तो मैं दे रहा हूं कि कोई आया है, लेकिन इसको पढ़ने के बाद कोई निश्चित जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है, मतलब अनिश्चित जानकारी प्राप्त हो रही है। इसलिए ये कोई क्या है, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। अब हम सर्वनाम के चौथे भेद पर चर्चा करते हैं। सर्वनाम का चौथा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम का काम क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम दो कर्ता या दो क्रिया, या मैं या कहूं ये कहूं कि दो संज्ञा और दो क्रिया शब्दों के बीच संबंध बताने का काम करते हैं। अगर मैं यहां पर लिखूं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहां पर ये लाठी एक संज्ञा है और ये भैंस भी एक संज्ञा है, और ये जो दोनों शब्द हैं जिसकी और उसकी, ये दोनों शब्द क्या कर रहे हैं? संबंध बताने का काम कर रहे हैं। लाठी और भैंस इन दोनों संज्ञा शब्दों के बीच में संबंध बताने का काम कर रहे हैं। अगर मैं लिखूं कि जो सोएगा वो खोएगा। अब यहां पे देखिए, सोएगा एक क्रिया है और खोएगा ये भी एक क्रिया है, और इन दोनों के बीच में संबंध बताने का काम ये दोनों शब्द कर रहे हैं। तो जो सो ये दोनों संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाते हैं, या जो सो का ही बदला हुआ रूप है, परिवर्तित रूप है, जिसकी उसकी। तो इस तरीके से संबंधवाचक सर्वनाम वे होंगे जो किन्हीं दो संज्ञा शब्दों या किन्हीं दो क्रिया शब्दों के बीच में संबंध बताने का काम करते हैं। अब मैं आ जाता हूं पांचवें भेद पर। पांचवा भेद था हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। आपको पता है कि जो सर्वनाम है वे संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या करता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्न पूछने का काम करता है, ठीक है, और प्रश्न पूछने का काम करेगा और संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होगा। जैसे इसके अंतर्गत आता है क्या और कौन। क्या और कौन। अगर मैं सवाल पूछूं या प्रश्न करूं कि तुम्हारे घर कौन आया है, मैंने प्रश्न पूछा। ये जो कौन है ये सर्वनाम है, इसलिए सर्वनाम है क्योंकि जब मुझे इसका जवाब मिलेगा तो ये कौन संज्ञा के द्वारा रिप्लेस किया जाएगा। मैं लिखूं तुम्हारे घर कौन आया है तो इसका जवाब मिलेगा सामने वाले व्यक्ति से कि हमारे घर मामा जी आए हैं। शायद ये जवाब मिल सकता है। तो ये जो शब्द है मामा जी, ये एक संज्ञा है और ये सर्वनाम इस संज्ञा को रिप्लेस कर रहा है, इसलिए ये सर्वनाम। तो क्या और कौन ये दोनों प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। क्या प्राणियों वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है, कौन का प्रयोग किया जाता है व्यक्तियों के लिए। अब आखिरी और छठा भेद है संज्ञा का निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द होते हैं जिनका
प्रयोग कर्ता खुद के लिए, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग खुद के लिए या स्वयं के लिए करता है, ठीक है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। बेसिकली इसके अंतर्गत आप, स्वयं, खुद ऐसे शब्द आते हैं। लेकिन याद रखने योग्य बात है, पहले उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मैं लिखूं कि मैं आप ही चला जाऊंगा, यहां पर जो आप शब्द आया है ये निजवाचक सर्वनाम है। लेकिन कई बार बड़ा कंफ्यूजन होता है। क्यों? क्योंकि हम आप शब्द का प्रयोग तुम जिस व्यक्ति को नहीं कह सकते हैं उसके लिए भी कर देते हैं। मतलब आप पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत भी आ सकता है यदि यह तुमको रिप्लेस कर रहा है। मतलब मैं अपने से किसी बड़े व्यक्ति के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित करने के लिए उसे तुम ना कह करके उसे आप कहता हूं। तो यदि यह आप शब्द किसी ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रहा है, मतलब आप शब्द का प्रयोग अगर कर्ता खुद के लिए नहीं कर रहा, किसी व्यक्ति को सम्मान प्रदर्शित करने के लिए कर रहा है, तुमको रिप्लेस करने के लिए, उसे सम्मान प्रदर्शित करते हुए आप शब्द का प्रयोग कर रहा है, तब यह आप मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर यही शब्द स्वयं कर्ता अपने लिए प्रयोग कर रहा है तब यह आप शब्द निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अब सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी बात, इस सर्वनाम का पद परिचय लिखते समय हमें क्या क्या लिखना है। सर्वनाम और संज्ञा का पद परिचय लिखते समय हमें दोनों का पद परिचय लिखते समय उतनी ही बातें लिखनी है। सर्वनाम का पद परिचय लिखते समय भी हम लिखेंगे क्या? सर्वनाम का भेद, सर्वनाम किस लिंग में है, उसका वचन क्या है और उसमें किस कारक का प्रयोग हुआ है। बस इस चीज को महत्वपूर्ण, मतलब ये वो बिंदु हैं जिन्हें हमें प्रमुखता से याद रखना है कि हम कुछ भी लिख के चले आएंगे तो समस्या उत्पन्न हो सकती है। हमें केवल इन्हीं बिंदुओं को याद रखना है और केवल इतना ही लिखना, फर्जी कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं। तो ये महत्वपूर्ण भी है आपके लिए। आज के लिए बस इतना ही। बाकी बची हुई क्लास